नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ कृतिका। सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो सांकेतिक भाषा के जरिए खबरों को आप तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे समारोह को संबोधित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू रहेंगे मौजूद। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया तेज। आज पहुंचेंगे ओडिशा और झारखंड के 200 न्यायिक अधिकारी। प्रक्रिया के खिलाफ धरने पर बैठी सीएम ममता। भाजपा ने कहा घुसपैठियों को बचाने और वोट बैंक बनाने के लिए दे रही धरना। नेपाल के आम चुनावों में पूर्व रैपर वालिन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की बम्पर लीड। शुरुआती रुझानों में 100 से ज्यादा सीटों पर आगे। ओली समेत दिग्गज नेताओं की हालत पस्त। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को कड़ी चेतावनी। कहा संघर्ष को खत्म करने के लिए बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करे तेहरान। और पर्थ टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया को जल्द ही समेटने के इरादे से उतरेगी भारतीय महिला टीम। पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 96 रन पर गंवाए 3 विकेट। भारत की पहली पारी में 198 रन पर सिमटी। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब बात खबरों में विस्तार से। सबसे पहले बात कोटा के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की। कोटा के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का सपना अब हकीकत में बदलने जा रहा है। जी हां, आज कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा और इस परियोजना की अनुमानित लागत 1507 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू भूमि पूजन एवं शिलान्यास के दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने A321 श्रेणी के विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित करने के लिए 440.06 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित की है। इस परियोजना में 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में एक टर्मिनल भवन का निर्माण किया जाएगा, जो व्यस्त समय के दौरान 1000 यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा और जिसकी प्रति वर्ष यात्री वहन क्षमता 20 लाख होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उत्तराखंड सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नूतन न्याय संहिता विषय पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का भी उद्घाटन व अवलोकन अमित शाह आज करेंगे। इसके बाद वो भाजपा कोर कमेटी की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब ओडिशा और झारखंड के 200 न्यायिक अधिकारी जुड़ने जा रहे हैं। तार्किक विसंगतियों को दूर करने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायिक अधिकारियों के साथ ये अधिकारी सोमवार से बंगाल के अलग अलग जिलों में काम करेंगे। और इस बीच ममता बनर्जी एक बार फिर से इस प्रक्रिया के खिलाफ धरने पर बैठ गई हैं। बीजेपी ने ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार पर घुसपैठियों के समर्थन और संरक्षण का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के बोलपुर में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा पर हमले की घटना सामने आई है और आरोप है कि इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता बम और धारदार हथियार लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर दौड़ पड़े, जिससे कार्यक्रम के दौरान अफरा तफरी मच गई। इस घटना को लेकर विष्णुपुर से भाजपा सांसद सौमित्र खान ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से शिकायत करते हुए कहा कि यह हमला लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गंभीर हमला है। इसके साथ ही खान ने आरोप लगाया कि घटना के बाद भी प्रशासन की ओर से उचित कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय बलों को स्वतंत्र रूप से काम करने से रोका जा रहा है, जबकि राज्य पुलिस तृणमूल कांग्रेस के निर्देशों पर काम करती नजर आ रही है।
भाजपा सांसद ने चुनाव आयोग से मामले में हस्तक्षेप कर निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। और वहीं वीरभूम जिले के किरनाहर में भी परिवर्तन यात्रा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस में भाजपा और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। राज्य पुलिस ने झड़प रोकने और भीड़ को हटाने के लिए बीच बचाव किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ संघर्ष को खत्म करने का एकमात्र तरीका यह है कि तेहरान बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करे। ट्रंप ने तेहरान के साथ नई बातचीत से भी इनकार कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान के साथ किसी भी तरह की डील तभी संभव है जब वो अनकंडीशनल सरेंडर करे और इसके बाद एक बेहतरीन नेतृत्व चुना जाएगा। ट्रंप ने यह भी वादा किया कि अगर तेहरान ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अल खमेनी की जगह किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जो उन्हें स्वीकार्य हो, तो वो देश की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने में मदद करेंगे। पांच मार्च को नेपाल में आम चुनाव के मद्देनजर वोटिंग के बाद अब मतगणना जारी है, जिसमें अब तक सामने आए आंकड़ों के अनुसार पूर्व रैपर बालेंद्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। शुरुआती रुझानों में पार्टी 100 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। आरएसपी के इस शानदार प्रदर्शन का मतलब है कि नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह हो सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि 35 वर्षीय बालेंद्र शाह एक युवा नेता हैं और नेपाली यूथ के बीच काफी लोकप्रिय भी हैं। इस चुनाव में उनकी पार्टी ने नौकरियां पैदा करने और आर्थिक विकास का वादा किया। 2022 में राजधानी काठमांडू के मेयर बनकर उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरी सहयोगी मनीषा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।